पाहूयात या संदर्भातली सध्या अमेरिकेकडून बेकायदेशीर स्थलांतरित भारतीय परत पाठवले जात आहेत। या दरम्यान त्यांचे हाल होत आहेत असा आरोप सातत्याने विरोधक करत आहेत। पण असेच अमेरिकेने डिपोर्ट केलेल्या 104 भारतीय नागरिकांमधल्या नागपूरच्या हरप्रीत सिंग ललिया यांनी पुढारी न्यूज गाठले। आता पायात लोखंडी बेड्या टाकून 40 तासाहून अधिकचा विमान प्रवास करून भारतात परत आल्याचं हरप्रीत सिंग ललिया सांगतात। याबाबत हरप्रीत यांच्याशी आमचे प्रतिनिधी जितेंद्र शिंगाडे यांनी संवाद साधलाय। पाहूयात त्यांचा हा थरारक प्रवास कसा होता। अमेरिकेतून डिपोर्ट करून 104 भारतीयांना भारतात परत पाठवण्यात आलेले आहेत। त्यापैकी एक जण आहेत ते नागपूरचे हरप्रीत सिंग लालिया। नागपूरच्या टेका नाका परिसरामध्ये राहतात आणि गेल्याच वर्षी डिसेंबरमध्ये ते अमेरिकेत गेलेले होते। आपल्यासोबत आहेत हरप्रीत सिंग। दादा मला सांगा की ये बताइए जाने की इच्छा क्यों हुई आपकी? पहले सबसे पहले ये बताया कि आप अमेरिका जाना चाहते थे कि कनाडा जाना चाहते थे, कहाँ जाना चाहते थे, लेकिन भारत से बाहर क्यों जाना चाहते थे? नहीं सर, जैसा ऐसा है कि मेरे पास कनाडा का वीज़ा था। मैं अमेरिका नहीं जाना चाहता था। भारत से बाहर इसलिए जाना चाहता था कि मेरा जो रोज़गार था वो बहुत कम हो चुका था। मेरे पास ट्रकों का काम था जो कि नील के बराबर था। मुझे ट्रकें बेच के मैंने कनाडा का काम, मेरा वीज़ा था मेरे पास ओरिजिनल कनाडा का वीज़ा। जैसा कि सारे न्यूज़ चैनल को मैंने बताया था कि 5 दिसंबर को मेरी न्यू दिल्ली से फ़्लाइट हुई थी टोरंटो की वाया अबू धाबी से। तो अबू धाबी से मुझे चढ़ने नहीं दिया गया। सिर्फ रीज़न यही बताया गया कि आप न्यू दिल्ली अपना एम्बेसी में जाके पेश हुई है, बाकी कोई रीज़न नहीं दिया गया। उनके पास कोई रीज़न नहीं था मुझे वहाँ से भेजने का, लेकिन ज़बरदस्ती भेजा गया। और वो अदर कंट्री की करके वहाँ पर उनसे बहसबाजी नहीं कर सकते। तो मुझे फिर उन्होंने इतिहाद एयरलाइंस की जिसमें मुझे वापस न्यू दिल्ली भेज दिया गया। उसके बाद मेरी एजेंट से बात हुई है, उन्होंने मुझे 18 तारीख को इजिप्ट का वीज़ा प्रोवाइड करवाया। 18 तारीख को मेरी फ़्लाइट थी इजिप्ट कैरो की। वहाँ से होते हुए मैं अपने एक अलग रूट से जाते हुए मैं कनाडा के लिए जा रहा था। अमेरिका तो मुझे गन पॉइंट पे लेके जाता गया। आप अमेरिका नहीं जाना चाहते थे, आपको अमेरिका जाना भी नहीं था? हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल मेरे अमेरिका नहीं जाना था, मुझे कनाडा ही जाना था। लेकिन एजेंटों के द्वारा मेरी जब कनाडा की बात हुई थी 18 लाख रुपए में, तो अलग रूट से ले जाने के करके शायद उनको कुछ नुकसान हो रहा था कि क्या हो रहा था वो मुझे मालूम नहीं। तो उनका जो अलग रूट था वो मैड्रिड होते हुए मेरी मॉन्टेरियल की टिकट कराई गई कैरो से, इजिप्ट से मॉन्टेरियल की, और उसमें स्टे था मेरा मैड्रिड का, स्पेन का। तो 4 दिन हम वहीं रहे, जिसमें एक दिन हम टॉयलेट में रहे, पूरी रात टॉयलेट में बैठ के निकाली हमने। उसके बाद हमारे रियल मैड्रिड में? हाँ जी सर, मैड्रिड स्पेन में मुझे उतार लिया गया। मेरा लगेज मॉन्टेरियल में जा चुका है। जो मेरा लगेज होता है हमारा वो कैरी अपना मॉन्टेरियल में जा चुका है और मुझे स्पेन में उतार लिया गया है। उससे फिर एक नया रूट निकालते हैं वो ग्वाटामाला का। ग्वाटामाला से मुझे निकारागुआ लाया जाता है फ़्लाइट से। फिर निकारागुआ से हम $160 दे के बाहर निकलते हैं। फिर वहाँ से आगे क्या क्या सफ़र हुआ? वहाँ से सर आगे ये होता है कि वहाँ पर फिर जैसे ही आप निकारागुआ से एंट्री आपको मिल जाती है, वहाँ से उनकी एक जैसा एजेंटों द्वारा बनाई हुई साजिश रहती है कि इनको कारों में बिठाया जाएगा। फिर वहाँ से एक कार आती है जिसको हम डोंकर के बेस पे हमारे को लेके जाते हैं, माफिया हमारे को लेके जाता है। वहाँ से माफिया का काम चालू हो जाता है। तो वहाँ से हमारे एजेंट माफिया को रोल दे देते हैं और हमारे को निकारागुआ से हॉन्डुरस लेते हुए जाते हैं। 8 घंटे का सफ़र होता है बस का पहले, फिर 16 घंटे लग्जरी बस चलती है। फिर वो हमारे को ग्वाटामाला फिर से लाती है, क्योंकि ग्वाटामाला से एंट्री नहीं मिली थी इसलिए हमारे को निकारागुआ भेजा जाता है। इसी तरह ग्वाटेमाला और निकारागुआ आपको यूएस ही भेजने वाले थे? नहीं, वहाँ से एक पता नहीं कौन सा रूट निकलता है जो कनाडा के लिए बोलते हैं। हमारे को तो ये बताया गया था वो कनाडा जाता है, वहाँ से हम आपको सेफली कार के थ्रू कनाडा निकालेंगे। क्योंकि आपको एयरपोर्ट में हमारे से एक मेरा पहला मित्र मतलब बातचीत हुई थी जो एजेंट का थ्रू गया हुआ था, तो उससे बातचीत हो रही थी मेरी, तो उसको भेजा गया। अब कौन से रूट से भेजा है क्योंकि उसका बाद में फ़ोन बंद कर लिया गया था। जब हम ग्वाटामाला पहुंचे थे उसके बाद उसका फ़ोन बंद कर दिया गया था या फ़ोन छीन लिया गया था कि पकड़ा गया था, उसके बारे में हमारे को कुछ नहीं मालूम। लेकिन यही रूट वो उसको कनाडा से वापस भेजा गया था और उसको फिर ये रूट से भेज रहे थे कनाडा में। फिर आप यूएस बॉर्डर पे कैसे पहुंचे और फिर वहाँ पे क्या हुआ? जैसा कि मैंने बताया कि निकारागुआ से हमारे को माफिया पकड़ लेता है, वो गन पॉइंट पे लेके जाता है। हम जैसे ही हम अपना ग्वाटामाला पहुँचे तो वहाँ एक एस्कोबार करके का घर रहता है, वहाँ हमारे को बड़े से फार्म हाउस में मैं अकेला रहा वहाँ पर 2-3 दिन। फिर मेरे एजेंट ने उसको कुछ पे किया, उनने मुझे एक माफिया के हवाले, फिर जैसा माफिया का ग्रुप बना रहता है उन्हें एक भाई बहन पकड़ते जाते हैं, एक के बाद एक को पकड़ाया जाता है। उन्होंने मुझे उसको पकड़ाया, वहाँ से मैं गया फिर अपना टापाचूला से मैं पनास्को गया, पनास्को से मैं मैक्सिको गया। मैक्सिको तो सर मुझे फिर अपना पुलिस द्वारा वहाँ के मैक्सिको जो इमिग्रेशन होती है और पुलिस द्वारा हमारे को फिर से माफिया के हैंड ओवर कर दिया गया। हमको लगा था कि मैक्सिको पुलिस और जो इमिग्रेशन है हमारे को वापस भेजेगी, लेकिन वो ना करते हुए उन्होंने हमारे को फिर से माफिया के द्वारा हरमासिलो में माफिया में पकड़े गए हम।
वहाँ सर हम 10 दिन रहे माफिया में। 6वें दिन उन्होंने हमारे को गन पॉइंट पे रख के, हमारे जो एजेंट है शायद उनको स्पेनिश आती है, वो क्या बात करते थे हमारे को समझता नहीं था, गन पॉइंट पे रख के हमारे को फ़ोटो भेजी गई, हमारे को फ़ोटो दिखाई गई हमारे घर वालों को। फिर हमारे को उनको 31,50,000 रुपये और देना पड़ा और वहाँ से निकलना पड़ा। उसी गन पॉइंट पे थ्रू हमारे को वो लेके जाते रहे हैं। उसी थ्रू हम वहाँ से मेक्सिको सॉरी हरमासिलो से हमारे को वहाँ से उन्होंने पनास्को लेके गए, पनास्को से मेक्सिकली लेके गए, और मेक्सिकली से जब हमारा पूरी पेमेंट क्लियर हो जाती है फिर वहाँ से एक घर रहता है मेक्सिकली में, वहाँ से निकाला जाता है और वहाँ से कुछ दूरी पे टेकैट बॉर्डर है वो पार कराया जाता है, जिसमें अपना 4.5 घंटे की आपको वॉक करनी पड़ती है अपना यूएस बॉर्डर के लिए, और 16 घंटे यूएस पुलिस के लिए जाने के लिए 16 घंटे और चलना पड़ता है। फिर आप यूएस बॉर्डर कैसे पहुंचे और वहाँ पे पुलिस ने क्या किया, जो बॉर्डर पुलिस ने? सर बॉर्डर जैसे मैंने बताया कि 4.5 घंटे एक पहाड़ियाँ रहती है वो चढ़नी पड़ती है। उसके बाद एक ज़ीरो लाइन आती है जहाँ जो कांटे वाली तार होती है उसकी वो ब्रीफिंग लगी रहती है, उसको पार करना पड़ता है। पार करने के बाद अपना वहाँ पर 16 घंटे चलने के बाद पुलिस ने हमने हाथ जोड़े कैमरे के सामने कि हमारे को अरेस्ट कर लो, क्योंकि 3 दिन से हम भूखे थे, पानी के बिना पानी पे चल रहे थे। अब उसके अलावा हम कितने लोग थे साथ में? हम 22 जनों का ग्रुप था। कहाँ कहाँ से थे? सभी हमारे मतलब उसमें 2 नेपाली थे, एक पाकिस्तानी था, एक बांग्लादेश सॉरी 2 नेपाली, एक बांग्लादेशी और बाकी सब इंडियन थे। इंडियन में कहाँ कहाँ के लोग थे? नागपुर, महाराष्ट्र? नहीं सर, महाराष्ट्र का सिर्फ मैं अकेला था और बाकी सब पंजाब, हरियाणा और गुजरात के थे, और 3 यानी हमारे साथ यूपी के थे। तो फिर पुलिस ने आपको पकड़ा? सर 16 घंटे के बाद हमारे को पुलिस ने, हम जब नीचे गए हाथ जोड़े कि भाई हमारे को अरेस्ट करो, उसके बाद पुलिस ने हमारे को पकड़ा। पकड़ने के बाद सर हमारे को फिर वो अपना सैंडी को जो कैलिफोर्निया में पड़ता है वहाँ लेके गए। वहाँ पर हमारी मतलब उन्होंने कोई इंक्वायरी नहीं की, कुछ नहीं की, सिर्फ पासपोर्ट स्कैन करके फिंगर लिए और हमारे को जेल में मतलब जो उनका कैब होता है वहाँ डाल दिया कितने दिन? गया। 12 दिन सर मैं वहाँ रहा हूँ। फिर वहाँ से डिपोर्ट किए? सर हमारे को रिलीज़ बोला गया था कि आप रिलीज़ हो चुके हो, हम आपको यूएस में छोड़ेंगे। हम हमारे को जब वहाँ से निकले तो हमारे लिए क्लैप बजाया गया सबके द्वारा, जो वहाँ के बैठे हुए थे, कि हम रिलीज़ हो गए। पुलिस वाले के द्वारा क्लैप करवाया गया, हम वहाँ पर बैठे रहे फिर काफ़ी देर। वहाँ से हमारे को उन्होंने बोले आपको वॉशरूम जाना है, कुछ करना है तो कर लो। उसके बाद आपको हमारे को उन्होंने हथकड़ियाँ लगा दी है पैरों पे, कमर पे और अपना पैरों पे और हाथ में। जब हथकड़ियाँ लग गई तो हमने बोले ये क्या है? बोले वेलकम सेंटर लेके जा रहे हैं, वेलकम सेंटर में रिलीज़ करते हैं कि कोई भाग ना जाए, हमको रिलीज़ करना है। और वो एक सिर्फ जुमला था कि वेलकम सेंटर ना ले जाते हुए हमारे को एयरफोर्स के जार में बिठा दिया गया, और वहाँ से फिर हम वाया गुमाम होते हुए एयरफोर्स ने भी हमारे को मतलब इनका एक इनलीगल वे से हमारे को लाया गया, जैसा सीधा नहीं लाया गया, वाया गुमाम होते हुए हमारे को पैसिफिक ओशन से होते हुए इंडिया लाया गया। 2 तारीख को हम यूएस से निकले थे और परसों हम इंडिया पहुँचे। आपके साथ और कितने लोग थे जब एयरफोर्स की फ्लाइट से जब आप इंडिया पहुंचे? तो हम सब टोटल 104 लोग थे, जिसमें पूरे इंडियन ही थे, गुजराती फैमिलीज थी, पंजाब के थे, हरियाणा के थे, और मैं हम सिर्फ 3 जने महाराष्ट्र के थे, जो एक नासिक का है और मैं एक नागपुर का हूँ, तीसरा मालूम नहीं कहाँ का है। कैसी कंडीशन में लाया? क्योंकि आपको हथकड़ियाँ पहना के फ्लाइट में कैसे सफ़र रहा? आप हथकड़ियाँ पहने थे, खाने को क्या मिला? सुना है कि टॉयलेट भी एक ही था। सर टॉयलेट जैसा नहीं, टॉयलेट तो सर चलो ये था कि हथकड़ियाँ पहन के पूरा जान बनना, जो भी था हथकड़ी पहन के करना पड़ता था, खोलते नहीं थे। और जो खाने के लिए सिर्फ एक चिप्स मिलता था, एक एप्पल मिलता था और एक जूस मिलता था, इसके अलावा कुछ नहीं रहता था। और जो भी है हथकड़ी ऐसा पहन के खाना पड़ता था उनको फ्लाइट में? हाँ बिल्कुल, फ्लाइट में जो 40 घंटे या 45 घंटे की जो भी फ्लाइट थी उसी बीच में हमको सिर्फ हथकड़ियाँ पहन के ऐसा रखना पड़ा। 7 घंटे की स्टे भी की उन्होंने, एक जगह हमारे को रखा गुआम में। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि अभी तो खोल दीजिए, हम कौन सा भागने वाले, तो उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी कि हमारे को ऑर्डर नहीं है तुम्हारी हथकड़ियाँ खोलने का। तो वही हथकड़ियों के साथ जो लेटना है, तो आपको पता है पीछे बैक में जो जंजीर होती है वो मोटी होती है, लेट नहीं सकते हैं। तो 7 घंटे भी हमारे को बैठ के निकालने पड़े, खड़े होने नहीं देते थे, मतलब एक प्रकार का वो भी प्रेशर। सीटें थी? हाँ बैठने की सीटें थी, प्लेन में जहाज में बैठने की सीटें थी, लेकिन ये था कि आप जानते हो कि 40-45 घंटे एक जगह बैठे रहना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो उस दौरान वॉशरूम, टॉयलेट का इस्तेमाल कैसे? सर वॉशरूम वही बता रहा हूँ, हथकड़ियाँ पहन के जाना पड़ता है, एक 1 बाय 1 करके वो जाने देते हैं। जो आप बोलो कि हमारे को भूख लगी है तो बोलते हैं हम आपके अकेले के लिए अपना ओठ नहीं खोल सकते। तो जैसा कि वहाँ कभी जहाँ हम रुके थे 7 घंटे की हमारी स्टे थी, तो वहाँ जिस चिकन खाते उन्होंने ला के दिए थे, हम खाते नहीं थे, तो हमारे को उन्होंने सिर्फ सैलड दिए थे, जिसमें एक खीरा का पीस था, ककड़ी होती है जो। कितने बार खाने पीने को दिया? सर खाने पीने को 3 बार देते थे, चिप्स, एप्पल और अब उसका जूस रहता है जो, बस। फ्लाइट में सिर्फ पुरुष ही थे कि कुछ महिलाएं, बच्चे वगैरह ऐसा भी? सर नहीं, पुरुष, बिल्कुल बिल्कुल पुरुष भी थे उसमें, महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे, जिसमें से मेरे ख्याल से सबसे छोटा बच्चा 5-6 साल का कि 7 साल का था। उसके बाद गुजरात फैमिली का एक बच्चा था जो 11 साल का था।
महिला को भी इन्होंने बांध के रखा हुआ था। बच्चों को भी बांध के रखा? नहीं सर, बच्चों को नहीं बांधा गया था। जो 18 साल से नीचे बच्चे थे उनको नहीं बांधा गया था, बाकी हम सबको बांध के लेके गए थे। अभी आप क्या करना सोच रहे हैं, क्योंकि काफ़ी कर्जा हो गया होगा आपका? आपके पास एक सवाल ये भी है कि कनाडा का वीज़ा होने के बावजूद आपने एजेंट की मदद क्यों ली? सर मेरा शुरू से एजेंट से काम चल रहा था। जो मेरा कनाडा का वीज़ा था वो भी एजेंट के थ्रू आया था। मैंने 13 मई को 3 लाख रुपए और पासपोर्ट अपना, मैंने जो अपनी पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी होती है, मैंने एजेंट को भेजा था। उसके थ्रू मेरा 31 मई को उनका अप्रूवल आया था कि हाँ ठीक है, तुम्हारी फाइल सबमिट हो चुकी है। फिर मेरा जो इतना प्रोसेस चलने के बाद 6 महीने के बाद 26 नवंबर 24 को मेरे पास 24 या 26 को मेरे पास वीज़ा आया लग के। उसके बाद मैंने उसको बाकी की पेमेंट की और 5 तारीख की मुझे उन्होंने टिकट प्रोवाइड करा। एजेंट कहाँ का था? एजेंट गुरदासपुर का था। अभी आप कुछ कानूनी कार्रवाई करने की सोच रहे हैं, पुलिस की कार्रवाई करने की? बिल्कुल। एजेंट ने जिसकी तरीके से आपकी जिंदगी जो है पूरी नरक बना दी। बिल्कुल बिल्कुल सर, कानूनी कार्रवाई के लिए मैंने अपना जो इमिग्रेशन होती है अपनी मुंबई की, जो बड़े बड़े साहब लोग थे, बहुत काफ़ी अच्छे से उन्होंने बिहेव किया, काफ़ी अच्छे उन्होंने मेरे को पूछा गया, तो उनको मैंने नंबर प्रोवाइड करवा दिया हूँ अपने एजेंट के, उनका नाम प्रोवाइड करा दिया हूँ। जो मेरी 16 लाख की मतलब स्टेटमेंट थी उनको वो भी दे चुका हूँ। जो ऑनलाइन स्टेटमेंट मैंने उनको शायद डाली थी, जो पैसे डाले थे, जैसा मेरे अकाउंट से, मेरी वाइफ के अकाउंट से, वो भी मैंने उनको बताया था कि कुछ पैसे मैंने अपने अकाउंट से ड्राइव, क्योंकि डायरेक्ट नहीं डालते इतने पैसे, तो जो वो पैसे दिए उनको स्टेटमेंट मैंने प्रोवाइड करवा दिया हूँ, सब कुछ करवा चुका हूँ। मैं तो सरकार से यही विनती करता हूँ, हो सके तो मेरे पैसे एजेंट से दिलवाई जाए और मुझे कोई कारोबार या कोई रोजगार देने की कोई व्यवस्था की जाए। एक ऐसी सवाल भी है कि जब आप अमृतसर उतरे, वहाँ से फिर यहाँ तक आने का सफ़र कैसे रहा? सर वहाँ तो काफ़ी अच्छे लोग थे। अमृतसर में भी काफ़ी उन्होंने हमारे को प्रोटेक्ट किया। ये मोदी सरकार के हम उसके लिए अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए खाना वहाँ रखा, कि उनको शायद ये मालूम था कि हम भूखे हैं या कुछ भी है। मैं उनके लिए बधाई देता हूँ मोदी सरकार को कि हमारा इतना ध्यान जरूर रखा गया, वहाँ हमारे को खाने के लिए दिया गया। अब पंजाब सरकार का भी मैं धन्यवादी हूँ कि उन्होंने हमारे को वहाँ पहुँचते ही खाना दिया गया, पानी दिया गया, और वहाँ पर उन्होंने बोला कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, काफ़ी अच्छे से बिहेव किया। उनके बाद उन्होंने हमारे को टिकट दी गई मुंबई की। मुंबई में भी सर जो हमारे को जो जिन्होंने विजिट किया, जिन्होंने हमारे को रखा वहाँ पर, उन्होंने भी काफ़ी अच्छे से बिहेव किया। पहले पूछा खाना खाए हो कि नहीं खाए हो। मैं उनका भी, महाराष्ट्र सरकार का भी आभारी हूँ कि उन्होंने चलो इतने अच्छे ऑफिसर अपॉइंट किए हमारे लिए। उसके द्वारा वैसे ही करते हुए हम नागपुर आए हैं। इसमें हमारे से 1 रुपये नहीं लिया गया है अमृतसर से नागपुर तक का। और नागपुर से मेरे घर पे पुलिस वाले लेके आए 5 कॉलियल, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे पूरा सही सलामत पूरा सहयोग देते हुए यहाँ लाया है। जी धन्यवाद। कॅमेरामन मंगेश हस्तकसह जितेंद्र शिंगाडे, पुढारी न्यूज, नागपूर।